प्रश्न नंबर 431, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा या भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नंबर ए एडवर्ड मेयर ने, नंबर बी मैक्स मूलर ने, नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने, नंबर डी हारिसफील्ड ने। तो प्रश्न क्या है आपका 431, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा या भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वह आपका किया है नंबर कौन सा, सी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है 432, कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? सन के लिए, कपास के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो कौसे शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह किया गया आपके रेशम के लिए, नंबर सी। कौसे शब्द रेशम से संबंधित है। अगला प्रश्न है 433, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का साधन थी? तो वैदिक काल का उत्तर काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल। तो गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो वह थी आपकी नंबर बी ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है 434, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यही एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दीर्घ विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। नंबर दो, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो आप क्या सही है? तो नंबर एक और दो दोनों ही सही है इस प्रश्न का जवाब। एक बार आप प्रश्न पढ़िए और कूट भी पढ़ लीजिए। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दीर्घ विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। नंबर बी, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई थी। तो ये आपके दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 435, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, विनय पिटक में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है वह मिलता है आपका किसमें? नंबर सी यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है 436, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो भारतीय प्रतीक पर जो शब्द है कौन सा? सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? भगवद गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है वह लिया गया है आपका नंबर सी मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है 437, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, परसणी। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया है आपके किस नदी के किनारे? नंबर डी परसणी नदी के किनारे। किस किस के विद्रोह लड़ा गया? तो भरत जन के कबीले और अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता था। तो भरत कबीले का सरदार कौन था? वो था आपका सुदास। अगला प्रश्न है 438, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वह मिलता है आपका ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में आपका वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख है। तो ठीक है, वर्ण आपके कौन कौन से थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण हैं, शूद्र,
वैश्य। अगला प्रश्न है आपका, कहाँ गया, 439, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, एक वंशानुगत जाति, ईश्वर में विश्वासी, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है वह क्या है आपका, वह आपका नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न है 440, भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, ईरानी है, लैटिन है, ग्रीक है, संस्कृत है। तो भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है वह आपकी कौन सी है, वह आपकी नंबर सी, ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा किससे संबंधित है, भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा से, तो ग्रीक। 440 का। अगला प्रश्न 441, ऋग्वेद है क्या है, कथाओं का संकलन है, स्रोतों का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है। तो ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद है आपका क्या, स्रोतों का संकलन, नंबर बी, जिसमें स्रोतों को इकट्ठा किया गया है। अगला प्रश्न है 442, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है। नंबर 1 कोभा, ये कुमा कर दिया है, कुमा नहीं है कोभा है, ठीक है, कोभा बन नहीं रहा। नंबर 2 कुम, नंबर 3 गौतमी या गोमल। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है, तो वह है आपका नंबर सी। सी कौन सा है, इसमें एक बता, लेकिन इसमें इधर है नहीं है, चलो हम सी बता देते हैं। सी का है 1, 2 और 3, ठीक है, और डी है आपका 2, 3 और 4। तो डी में क्या है 2, 3, 4, और सी में है ऑप्शन में 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 कौन सी हुई, कोभा हुई, कुम हुई और गोमती हुई। गोमती को गोमल बोला जाता है, ठीक है। सतुद्री है सतलज, तो जिससे अफगानिस्तान से कोई संबंध है नहीं। आपका कोभा का है, कुम का है और गोमती का है। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट का संबंध परिचायक है, तो है आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 443, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था। तो ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु, परीक्षित, प्रभारण, जावली। तो निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था, तो कौन था, बताइए आप लोग कौन था वह था आपका नंबर डी, प्रवाहण जवाली। तो निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था, वह था प्रवाहण जावली। अगला प्रश्न है 444, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था व्यवसाय, अशुद्धता, गरीबी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, वह था आपका नंबर ए, व्यवसाय। तो अस्पृश्यता का आधार क्या था वैदिक काल में, व्यवसाय था। अगला प्रश्न है 445, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है, गृह सूत्र में, सुलभ सूत्र में, धर्म सूत्र में, कल्प सूत्र में। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है, वह आपका नंबर बी, सुलभ सूत्र में। तो मित्रों, इस चैनल पर आपको 40,000 प्रश्नों की सीरीज हल करवाई जा रही है। ये क्रम स्टार्ट किया है प्राचीन भारत के पाषाण काल से, ठीक है। तो इसमें आपको इतिहास, ज्योग्राफी, विज्ञान, संविधान और अर्थशास्त्र, ठीक है, उपरांत विविध के प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कि आपके हर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, सिर्फ करंट के छोड़ के। अगला प्रश्न है 446,
तम सोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः महाकाव्यों का, उपनिषदों का, पुराणों का, षड्दर्शन का। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है वह किससे संबंधित है? महाकाव्यों का है, उपनिषदों का है, पुराणों का है या षड्दर्शन का है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह है आपका नंबर बी, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये आपने सूत्र सुना होगा, तो वो उपनिषदों से संबंधित है, ये मंत्र है। अगला प्रश्न है 447। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है कृत्रिम नियम, प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, तो ऋत का अर्थ क्या है? वह है आपका नंबर बी, प्राकृतिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न है 448, सॉरी 208 गलत है, मिस्टेक है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, समिति, सभा, विधाता, उपरोक्त में से सभी। तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन थी? वो थी आपके नंबर बी, सभा। 448 का बी, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी आपकी सभा। अगला प्रश्न है 449। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वह है आपका नंबर बी, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, वह आपका ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है 450। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि। तो वैदिक देवमंडल में जो युद्ध का देवता है वह है आपका इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 451। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी जनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। नंबर बी, सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे जो जहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। नंबर सी, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। नंबर डी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया है। तो प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो है आपका नंबर डी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया है। तो ये क्या है? सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, ये गलत है। कुछ दक्षिणी भारत में भी थे, कुछ पश्चिमी भारत में भी है ना। तो नंबर बी, सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे जहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। नहीं, वहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे, जैसे मगध राज्य का, है ना। नंबर सी, महाजनपद कोई सेना नहीं रखती थी, बिल्कुल रखती थी सेना। तो ये तीनों आपके गलत हैं और डी आपका सही है। 452। 16 महाजनपदों का उल्लेख है रामायण में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वह है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अगला प्रश्न है 453। महाजनपद युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं? तो कौन सा है? नंबर ए, मगध। नंबर बी, अस्मक। नंबर सी, कंबोज। नंबर डी, चेदी। नंबर ई, बस। नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। प्रश्न क्या कह रहा है? महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं? तो जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है उसमें से कौन कौन से जनपद हैं ये आपको बताना है। तो वो हैं आपके नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो मगध है, अस्मक है और कंबोज है। ये किसमें इस संबंध है? ये अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख मिलता है। तो आपका ऑप्शन होगा डी।
मित्रों, हमने 454 प्रश्न छोड़ दिया क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न था और संभावना नहीं थी कि वो दोबारा प्रश्न पूछा जाए, इसलिए हमने वो प्रश्न स्किप कर दिया। 3 पेज में आ रहा था तो कोई खास नहीं था, ठीक है, नहीं तो हम आपको ले लेते। अगला प्रश्न है 455, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद। तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो वह है आपका नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो किस शाब्दिक का सफ़ेद घोड़ा है? तो किसी में किसी का नहीं है, न तो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, ना कठोपनिषद से है,